first of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great Vaheguru and great God. Let us start the today's session. Our topic is wave motion. Our topic is wave motion and welcome. Welcome in our YouTube channel whose name is DG and DJ Physics and Guru Nanak Dev Ji Physics. So before we discuss the wave motion, I would like to discuss. हम डिस्कस करेंगे what is wave. What is wave? Wave is a disturbance. Wave is a disturbance. और wave motion क्या है? What is wave motion? It is a disturbance. It is a travel of the disturbance from one point to the another point. ठीक है, disturbance का किसी एक point से दूसरे point तक चल के जाना, उसको क्या बोलते हैं हम? Wave motion बोलते हैं. ठीक है. और आसान भाषा में क्या कह सकते हैं? It is a transfer of energy. It is a transfer of energy. It is a transfer of energy from one point to the another point. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पे रहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर ऑसिलेटिंग. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मीडियम के पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं. ठीक है, वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ते. ठीक है, और जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होती है. ठीक है. सो और इसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या थी? मीडियम हमारा कैसा होना चाहिए? व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस? मीडियम हमारा क्या होना चाहिए? हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक. कैसा होना चाहिए? इलास्टिक. तो मीडियम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलास्टिसिटी और दूसरी इनर्शिया और एनर्जी. ठीक है. अगर हमारा मीडियम इलास्टिक होगा देन एंड ओनली देन तभी वो जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो एग्जीक्यूट करेगा. आई गेट द पॉइंट? ठीक है. इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा? उसके ऊपर क्या लगेगी? रीस्टोरिंग फोर्स. और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? किसी भी पार्टिकल को उसके मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करवाती है. ठीक है. मतलब इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. और सेकंड इज इनर्शिया. अगर इनर्शिया होगा, क्योंकि हमें उस पार्टिकल को ओवरशूट कराना है ताकि वो अपनी मेन पोजीशन से बाहर निकले, तो इनर्शिया के कारण ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी. तो इनर्शिया और इलास्टिसिटी दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज मीडियम के पास होनी चाहिए. थर्ड वन इज ये क्या है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली. इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली, not transfer of the particles of the medium. ठीक है. Not this I am summarizing the lecture. Not transfer the particles of the medium. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है. ये जो हमने कल किया था मैंने उसको थोड़ा सा समराइज किया. ठीक है. तो आज हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स. क्या करते हैं? एग्जांपल्स. तो लिखिए पहली एग्जांपल्स लिखिए साउंड वेव्स. पहली एग्जांपल लिखिए साउंड वेव्स. पहला पॉइंट लिखिए when we speak the sound wave move outward from us. When we speak the sound wave moves outward from us. हमसे बाहर जाती है, दूर जाती है, साउंड बाहर जाती है. ठीक है. हमसे outward from us and spread out in every direction. That means लिखिए without the transfer of any air. ठीक है. एयर ट्रांसफर नहीं होती है. without the transfer of any air
फ्रॉम अस टू एवरी लिसनर, फ्रॉम अस टू एवरी लिसनर, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि एयर ट्रांसफर नहीं होती। इसका मतलब जो पार्टिकल ऑफ एयर्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, ठीक है। अगला देखिए, हमारे पास एक रोप है, एक क्या है, रस्सी है, ठीक है। मैंने इस रस्सी को मान लीजिए बांध दी है, ठीक है। ये फिक्स एंड है, ये क्या है, फिक्स एंड। यहां से हम रस्सी को पकड़ते हैं, ठीक है, यहां पे हमारा हैंड होगा। तो जब हम देखते हैं इस रस्सी को बहुत तेजी से हिलाते हैं, बहुत तेजी से हिलाते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होता है, शोल्डर बढ़ जाता है। उसमें से क्या होती है, उसमें क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस, क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है। अगर धीरे से करते हैं तो वो वेव्स हमें दिखती हैं, तो वे क्रेस्ट और ट्रफ स्केट फॉर्म क्या बनती है, उससे क्रेस्ट और ट्रफ स्केट फॉर्म। सी दिस इज कॉल्ड अ वेव, दिस इज कॉल्ड अ वेव। This point is called crest and this point is called a trough. This point is called trough. This is called a amplitude. This is called a amplitude. Amplitude means maximum displacement. Amplitude means maximum displacement. ठीक है, ठीक है। तो जब हम किसी भी रस्सी को हिलाते हैं तो देखेंगे वहां पे इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कभी ऊपर जाएगी, तो यस, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग में जैसे होता है, धागे में हम देखते हैं तो इस तरह की वेव्स बनती है, ठीक है। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है फिजिक्स लैब में, वो हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये बनते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं नोड्स, क्या बोलते हैं, नोड्स। यहाँ पे these are called nodal points, these are called nodal points, ठीक है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और इस पॉइंट को बोलते हैं एंटीनोड, क्या बोलते हैं, एंटीनोड। एंटीनोड आर द पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। एंटीनोड पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और नोड्स पे क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ठीक है। तो आगे लिखिए, सेकंड कैटेगरी लिखिए, नॉन मैकेनिकल वेव्स। आगे लिखिए नॉन मैकेनिकल वेव्स। यस, पहले हमने किया मैकेनिकल वेव्स, कल हमने क्या किया था, मैकेनिकल वेव्स, जैसे साउंड वेव्स है। अब हम करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं। बट जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है, उनको मीडियम चाहिए, उनको प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है। इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए और ये फ्री स्पेस और वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। और साउंड वेव का नेचर कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इनको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक वाइवा का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स होती हैं और वो जो हमारी साउंड वेव है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो साउंड वेव्स है उनको मीडियम चाहिए, दे रिक्वायर medium for the propagation, but electromagnetic wave does not require any kind of medium, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। वो फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं और किस वेलोसिटी से कर सकती हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है। एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम। इसलिए लाइट को हम जो ऑर्डिनरी लाइट दिख रही है इसको हम कई बार इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या है,
सेम। तो लिखिए मैंने 2 लाइनें लिखिए। The waves which requires no material medium, the waves which require no material medium, the waves which require no material medium for what? For propagation, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, for propagation is called non-mechanical wave or electromagnetic wave, are called non-mechanical wave or electromagnetic wave. Second point लिखिए, they can travel through the free space or vacuum also. They can travel through free space or vacuum. free space को ही vacuum बोलते हैं, ठीक है। They can travel through free space. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, देखो कौन कौन सी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास। लाइट वेव्स जो बाहर है, लाइट वेव्स लिखिए, लाइट वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, लाइट रेज, एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एटसेट्रा। लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव एटसेट्रा. These all waves are called electromagnetic wave. These all kind of waves are called electromagnetic wave. नोट लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर produced by changing electric and magnetic field, are produced by changing electric and magnetic field, are produced by changing electric and magnetic field associated with moving charge, associated with the moving charge. और सिंपल आप लिख सकते हो, अगर ये लाइन आपको डिफिकल्ट लगती है, बुक की लाइन आपको तो डिफिकल्ट लगती है, when charge accelerate it will produce a electromagnetic radiation. ये लिख लीजिए, ये आसान है ज्यादा, लिखो when a charge accelerate, रेड पेन से लिखिए, when a charge accelerate it will produce electromagnetic radiation. थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, an accelerated charge will produce EM radiations. An accelerated charge will produce electromagnetic radiation. लास्ट पॉइंट लिखिए, electromagnetic radiations or EM waves, these are also called EM waves, ठीक है, these are also called electromagnetic waves. Electromagnetic radiation or EM waves travel with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई, तो लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, नोट, लाइट वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, लाइट वेव आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Why? Because लाइट वेव की वेलोसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम है. और कितनी है फ्रेंड्स, कितनी है, 3. यार एक बात में बोलिए, कितनी है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एक बात में बोलिए, कितनी वेलोसिटी है EM वेव्स की, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, which is equal to the speed of light. जितनी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है, उतनी वेलोसिटी EM वेव्स की है. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी. अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
तो दीज आर दी 4 to 5 पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है? जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, कोई भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए, जनरेशन ऑफ वेव्स बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जनरेशन ऑफ वेव्स, हम वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जनरेशन ऑफ वेव्स बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। पहला पॉइंट लिखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, एवरी मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मीडियम, आप इधर आ जाओ, द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मीडियम आर बाउंड बाय some elastic forces. The particles of every medium are bound by some elastic forces. The particles of every medium are bound by elastic forces. Second point लिखिए, when energy is given, when energy is given to them, when the energy is given to them, किनको एनर्जी देनी है? पार्टिकल्स को। when energy is given to them, they will oscillate about its mean position, they will oscillate about its mean position and execute what they will execute? They will execute a SHM, they will execute a simple harmonic motion, they will execute a simple harmonic motion, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ SHM, तो आप क्या बताओगे? सी, अगर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, तो मोशन क्या होता है हमारा? मोशन क्या होता है हमारा? SHM। क्या होता है मोशन हमारा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। हमारा मोशन क्या होता है? SHM। व्हाई? ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होनी चाहिए? मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। किस तरफ होनी चाहिए? मीन पोजीशन की। सी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक है, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, मैं इस पे F एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं बाहर की तरफ। अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? ये डिस्प्लेस हो गया by distance x, by distance let us say x। तो क्या होगा, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, एक अंदर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे F रीस्टोरिंग। क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ खींच के लाता है, जिसके कारण इसका मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, जस्ट लाइक दिस, टू एंड फोर मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम मोशन। और ये मोशन क्या हो जाएगा हमारा? और देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, किस तरफ जाएगी? उल्टी होगी ना, ये है ना, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या बना फ्रेंड्स इसका? मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर हमारी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमारा मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? मोशन क्या होता है हमारा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। हमारा मोशन क्या हो जाता है? SHM। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और हमारा मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है? इलास्टिक। मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। अगर मीडियम दोस्तों इलास्टिक होगा, सी, तभी इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आई गेट माय पॉइंट? ठीक है, तभी वो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। क्या होगा? ठीक है, एंड इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। मीडियम की दो प्रॉपर्टी, इनर्शिया और इलास्टिसिटी, दोनों होनी चाहिए। इलास्टिसिटी के कारण कौन सा फोर्स एक्ट होता है? रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखिए फिर, एंड दे विल एग्जीक्यूट SHM, and they will execute SHM, they will execute a simple harmonic motion, and energy is transferred from one point to the
another point. And energy is transferred from one point to the another point. ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? And energy is transferred from one point to the another point. तो पहले एग्जांपल लिखिए, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। क्या सर? वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये होता कैसे देखिए, जो डिस्टरबेंस है वो पहले पार्टिकल के पास जाती है, पहले से दूसरे पार्टिकल के पास, दूसरे से तीसरे पार्टिकल के पास, तीसरे से चौथे, चौथे से करते 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 ये लास्ट पार्टिकल पे पहुंच जाती है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी अनदर पार्टिकल। तो पहली एग्जांपल लिखिए, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग? STRING। स्ट्रिंग का मतलब धागा, स्ट्रिंग का मतलब धागा। तो लिखो वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। लिखिए स्ट्रेच अ स्ट्रिंग। Stretch a string. This is called a string. Between 2 points, this is point, this is point, A and B. Stretch a string between the 2 points, between the 2 points, and let us say L is the length of string. Let us say L is the length of string. Let us say L is the length of string. L is the length of string. Let us say L is the length of string and plug it in the middle. इसको हमने क्या करना है, सेंटर में से, मिडिल में से इसके ऊपर इसको प्लग करना है। प्लग का मतलब जैसे ऐसे नहीं करते, ठीक है, इसको दबाना है। What will happen? क्या होगा? These waves get formed. These waves get formed. बनाइए डायग्राम। These waves get formed. ठीक है, These waves get formed. और L क्या हो जाएगा? ये आधी वेवलेंथ है, तो ये होगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, कैसे लैम्डा बाई 2? देखिए, इस पूरी वेव को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैम्डा बाई 2। इसको क्या बोलते हैं हम? लैम्डा बाई 2। तो टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी होगी फ्रेंड्स? लैम्डा। टोटल कितनी होगी? लैम्डा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड अ फुल वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड अ फुल वेवलेंथ। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या होती है वेवलेंथ की? सेकंड वेवलेंथ इज, दिस इज कॉल्ड अ क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। ठीक है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। और जो लगातार ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट और टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। इज कॉल्ड द वेवलेंथ। उसको वेवलेंथ बोलते हैं। दो लगातार, क्या ये वेवलेंथ होगी इसके और इसके बीच में? नो, ये पहले नंबर की है, ये तीसरे नंबर की नहीं। जहां तो पहले और दूसरे के बीच में होगी, जहां दूसरे और तीसरे के बीच में होगी। ठीक है, दो लगातार क्रेस्ट और दो लगातार ट्रफ्स के बीच में, तो इसका मतलब ये वेवलेंथ कितनी बन गई? ये आधी वेव है। दिस इज कॉल्ड अ हाफ वेव। दिस इज कॉल्ड अ हाफ वेव। सो आई कैन राइट हियर लैम्डा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो प्लीज राइट स्मॉल पेपर, इसके ऊपर हमने स्मॉल पेपर रखा था। स्मॉल पेपर राइडर, ये स्मॉल पेपर, इस वाले पर लिखिए, जब इसको प्लग करते हैं तब क्या होता है? ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब हम धागे को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लिखिए ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड, रेड पेन से लिखिए ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये साउंड इज प्रोड्यूस्ड and string appears to be drawn out, and string appears to be drawn out. string क्या होता है? string की वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। string appears to be a drawn out। जब हम इसको टच करते हैं धागे को तब क्या होता है? धागे को टच करते हैं तब क्या होता है? जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो लिखो ऑन टचिंग द स्ट्रिंग,
on touching the string, vibration disappears, and sound भी हो जाती है, बंद हो जाती है, and sound stop, जैसे देख सकते हो sound ceases, sound cease और stop, sound भी बंद हो जाती है. This shows that a string in a state of vibration, produce sound. ठीक है, जो वाइब्रेशन की स्टेट में होता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड. स्ट्रिंग in a state of vibration produce sound. ठीक है, string in a state of vibration produce sound. So this is the first method by which we can produce vibration of a string. ठीक है, हम स्ट्रिंग्स में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिखिए, वाइब्रेशन ऑफ अ बार. कभी आपने ट्यूनिंग फोक देखा था फिजिक्स लैब में? ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेशन ऑफ अ बार लिखिए, वाइब्रेशन ऑफ अ बार, ये ऐसा होता है. ट्यूनिंग फोक ऐसा होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोक. देखिए ट्यूनिंग फोक. ठीक है, ट्यूनिंग फोक. तो लिखिए, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग बार, वाइब्रेटिंग बार producing uniform sound is tuning fork. Is a tuning fork. F-O-R-K. Sorry, this is not a L-K. F-O-R-K. Tuning fork. ठीक है, ट्यूनिंग फोक. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम ट्यूनिंग फोक को किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसको हिट करते हैं, व्हाट विल हैपन, ये वाइब्रेट करता है. और जब ये वाइब्रेट करता है तब क्या आती है कि साउंड प्रोड्यूस होती है. क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, वाइब्रेशन ऑफ अ बेल. इसका भी आपको पता ही होगा. स्कूल्स में क्या होता है? स्कूल्स में बेल होती है, उसको क्या करता है? पीएन क्या करते हैं? हाँ जी, पीएन क्या करता है भाई? बेल पे क्या मारता है? हथौड़ा. बेल पे क्या मारता है? हथौड़ा. हैमर मारता है. तब जब हैमर मारता है तब क्या होता है? उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो क्या आती है? साउंड प्रोड्यूस. क्या होती है? साउंड. तो आप लिख सकते हो, समझ आ गई? तो हाउ द वाइब्रेशंस ऑफ बेल कैन प्रोड्यूस साउंड, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब कोई भी आदमी आता है, कोई भी पीएन जाता है, उस पर हम हैमर लिखो. when we strike hammer to the bell on a bell, when we strike hammer on a bell, the vibration will get start. And it starts to produce sound. When we strike the hammer on the bell, it gets start to produce vibrations. And these vibrations further produce sound. ठीक है. और जैसे हम देखते हैं, जैसे हम बेल को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है?
वाइब्रेशन भी स्टॉप हो जाती है और साउंड भी स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, कभी बेल मार के भागे हो कभी स्कूल में? भागे हो कि हैमर मार के थर्ड लेक्चर लग रहा जान के बेल मार दी, फोर्थ स्टार्ट हो गया, फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जी, है ना? तो ये वही बात है, ठीक है। जैसे हमें बाहर से एनर्जी दी तो वाइब्रेशंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो हमने कितनी एग्जांपल्स इसकी की? 3। पहली एग्जांपल क्या थी? धागे की थी, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। दूसरी क्या थी हमारे पास? वाइब्रेशन ऑफ अ बार, ठीक है, उसकी एग्जांपल है ट्यूनिंग फोक। और थर्ड क्या है? वाइब्रेशन ऑफ अ बेल। ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। आई थिंक 7th स्टैंडर्ड, सॉरी 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड सारे बच्चे कोशिश करते हैं। बहुत शौक होता है ना कि हम बेल बजाए, होता कि नहीं होता कि नहीं हमें बेल बजानी है। तो देखो बेल बजाते जाते हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कि बेल जब भी वाइब्रेशन स्टेट में जाती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही हम बेल को हाथ लगाते हैं तो क्या हो जाता है? जो वाइब्रेशन वो भी डिसअपीयर हो जाती है और जो साउंड है वो भी बंद हो जाती है। तो आपने देखा हम चारों तरफ क्या है? वेव से घिरे हुए, वी आर सराउंडेड बाय दी वेव्स, ठीक है। अब आप इनको ये बताइए, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर? जो इंसान की कान की सुनने की क्षमता कितनी है? किन्नी जो ह्यूमन ईयर है वो किन्नी और फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता है? 20 हर्ट्ज तो लेके 20,000 हर्ट्ज। शाबाश। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ह्यूमन ईयर की कितनी रेंज है? ह्यूमन ईयर की कितनी रेंज है फ्रेंड्स? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और 20 किलो से ऊपर जो 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, भगवान ने उनको ये कैपेबिलिटी दे रखी है कि वो उस फ्रीक्वेंसी की साउंड को वो रिएक्ट करते हैं, वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तभी कभी भी आपने देखा होगा, जब भी कोई बहुत तगड़ा कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे कोई अर्थक्वेक आता है, जब भूचाल आता है, तो जानवरों को पहले पता लग जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, दे आर वेरी रिएक्टिव टू दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ह्यूमन, हमारी जो क्षमता है वो, ये जो वेव्स है हमारी क्षमता से बाहर है, लेकिन वो इस रेंज में आते हैं। तो जो जितने भी हमारे फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनको पता लग जाता है कि कुछ आने वाला है, देयर विल बी समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, ठीक है, कि दाल में कुछ काला है, कुछ होने वाला है, ठीक है। सांप अच्छा, सांप की क्या खूबसूरती है? सांप की ये खूबसूरती है कि सांप जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका 1000वां 10,000वां डिग्री का जो हिस्सा है उतने टेम्परेचर को भी वो सेंस कर लेता है। मतलब आई नीड टू से 1/10,000 डिग्री सेल्सियस, वो अपने माइंड में थर्मल इमेज बना लेता है। इतना कम टेम्परेचर, देखो कितना हो गया, 0.00001। अगर इतना टेम्परेचर भी चेंज होगा उसके सराउंडिंग में तो इमीडिएटली क्या कर लेता है? सेंस कर लेता है। तो उसके सेंसर्स कितने तगड़े हैं? आप मोबाइल में सेंसर लगाते हो ना, है ना, बट दे आर नॉट की वो इतने फाइन सेंसर्स नहीं है जितने इसके हैं। बिकॉज ये सेंसर कहाँ से आए हैं? ये नेचर ने उसको दिए। तो जैसे ही बेसिकली होता यह है कि जब भी हम जंगल फॉरेस्ट में जाते हैं, जब भी हम सांप के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब भी हम सांप के पास जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आता है। क्या आता है? टेम्परेचर डिफरेंस। और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो क्या होता है? सांप को इमीडिएटली पता लग जाता है, वो थर्मल इमेज बना लेता है, उसको पता लग जाता है कि मतलब उसको खतरे का एहसास होने लग जाता है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये भी फिजिक्स है कि उसके बीच में कैसे वो सेंसर है, इसके बीच में उसको पता लग जाता है कि कोई आ रहा है मेरी तरफ, और खतरे के कारण वो उसको काटता है, हमेशा बाइट करता है, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी। उसके कान भी नहीं होते, सांप के कान ही ना होते हैं, फिर वो बीन पे कैसे मस्त होता है? महसूस करता है। हाँ, मतलब आई मीन टू से कि नेचर ने उसको ऐसा बनाया कि वो जो सांप की बीन है उस पर वो मस्त हो जाता है, ठीक है। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिव, ही इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी फिजिक्स। तो अब लिखो भाई, लास्ट सेगमेंट है मैकेनिकल वेव्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स। बस 2 मिनट का रहेगा, फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव्स।
ठीक है, तो लिखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ डिस्टर्बेंस, इट इज अ डिस्टर्बेंस। एक बार में बोलिए, इट इज अ, एक और जोर से, इट इज अ, यस इट इज अ डिस्टर्बेंस। लिखिए इट इज अ डिस्टर्बेंस which travel through a medium, which travel through a medium। अभी पता लग गया सबको वेव मोशन क्या होता है, हैं? शाबाश। It is a disturbance which travel through a medium due to repeated motion of the particles, due to repeated motion of the particles of the medium, okay, due to repeated motion of the particles of the medium। Second, the particles of the medium do not travel, the particles of the medium do not travel। मीडियम का पार्टिकल कभी भी ट्रेवल नहीं करते, तो क्या ट्रेवल करता है, एनर्जी इज ट्रेवल, यस। सो प्लीज राइट, एनर्जी गेट प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट बाय द रिपीटेड, बाय द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। शाबाश। थर्ड पॉइंट लिखिए, जो डिस्टर्बेंस है वो एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को पास करता है। तो लिखिए डिस्टर्बेंस गेट पास फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल, डिस्टर्बेंस गेट ट्रांसफर्ड या पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर पार्टिकल एंड सो ऑन सो फोर्थ। अदर पार्टिकल पहला दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा पांचवे को देता है। जैसे आप कोई थोड़ा सा जोक किया तो पहला दूसरे वाले को बताता है, दूसरा तीसरे वाले को बताता है, करते करते पूरी क्लास हंसने लग जाती है, हाँ ठीक है, ऐसे करने लग जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट तक चला जाता है, ठीक है। तो लास्ट लिखिए, वेव मोशन दिस इज द लास्ट पॉइंट। वेव मोशन इज पॉसिबल ओनली, द वेव मोशन इन अ मीडियम, ऐसे लिखिए, द वेव मोशन इन अ मटेरियल मीडियम, द वेव मोशन इन अ मटेरियल मीडियम। वेव मोशन किस में होगा, मटेरियल मीडियम में होगा ना। इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या होना चाहिए, व्हाट इज एसेंशियल कंडीशन, यस मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक और इनर्शियल होना चाहिए। तो लिखिए is possible only if the medium has the property of elasticity and inertia, elasticity and inertia। If the medium has the property of elasticity and inertia। तो अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूं तो बेसिकली हो क्या रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, जिसको हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टर्बेंस। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, और कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते, पार्टिकल्स कभी भी ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है और डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज मटेरियल मीडियम का के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी और इनर्शिया होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, फॉर लिसनिंग अस। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चाहते हो बच्चों के साथ लेते हैं, ठीक है, दिस इज अवर क्लास बच्चों के साथ। So thank you so much. Thank you for being with us. Thank you.